नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में आज कौन कौन से मुद्दे पर बात करेंगे, सबसे पहले आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि 8 से 9 सबसे पहले देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज क्या हुआ है। मैं हर दिन आपसे कहता हूं कि 1 घंटे अगर आप सीधे मुद्दे की बात देख लेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि आज ये खबर जरूरी थी। इसलिए 1 घंटे बने रहिएगा सीधे मेरे साथ सीधे मुद्दे की बात में। लेकिन सबसे पहले आज बात मनीष सिसोदिया की करेंगे। 17 महीने बाद जेल से रिहा हो गए हैं। रिहा होकर कहां पहुंचे हैं मनीष सिसोदिया, विस्तार से बताएंगे। दूसरी खबर संसद की दिखाएंगे। संसद में टोन पर बवाल हो गया है। टोन, कौन किससे बात करेगा, कैसे बात करेगा, उसी टोन पर कितने बड़े बड़े लोग भिड़े हैं, जुड़े रहिएगा, दिखाएंगे। आपका लहजा ठीक नहीं है, जया बच्चन भड़क गई हैं अमिताभ बच्चन की पत्नी। पूरी खबर विस्तार से बताएंगे। तीसरी खबर में बात राखी की करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बहनों के साथ खूब राखी मना रहे हैं। बहनें 40 फीट लंबी राखी लेकर पहुंच जा रही हैं। चौथी खबर में बात करेंगे नागपंचमी पर कैसे सांप वाली राजनीति मध्य प्रदेश में शुरू हो गई है। सुनाएंगे नेता क्या क्या कह रहे हैं और सुनिए, ऐसा कह रहे हैं कि लग रहा है सांप दुखी हो जाएंगे। पांचवी खबर में आपको जबलपुर में सांपों की कुछ ऐसी तस्वीर दिखाएंगे कि आप भी कहेंगे सांपों के साथ ऐसा मत कीजिए। छठवीं खबर में आपको छत्तीसगढ़ से आई नाग पंचमी पर कुछ अनोखी तस्वीर दिखाएंगे जो आप पहली बार देखेंगे। सातवीं खबर बहुत दुखद है। 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया है, वो भी बच्ची जो बोल और सुन नहीं सकती। दरिंदे हैं ये, इनकी कहानी जरूर देखिएगा। आपकी शादी हो गई है, झगड़ा भी होता होगा, तो 8वीं खबर देखिएगा। थोड़ा मोड़ा झगड़ा मेरा भी होता रहता है, जरूरी है आप सबके लिए। और खासकर दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी अगर एक साथ रह रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए, सावधान करूंगा। बहुत डराने वाली खबरें आ रही हैं। और आखिर में फिर एक तगड़ा रिसर्च लेकर आए हैं। इस बार रिसर्च आपकी उम्र को लेकर है। रवि मिरी आपको छोड़ेंगे नहीं और हर दिन इसी तरह से रिसर्च लेकर आते रहेंगे। तो चलिए खबर की शुरुआत कर लेते हैं। और खबर क्या है, मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है। सीधे मुद्दे की बात, सीधे मुद्दे की बात है, सीधे मुद्दे की बात। मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है। लेकिन खबर क्या है पूरी विस्तार से समझा देता हूं। 17 महीने बाद आपके लिए खुशखबरी आई है, आपके लिए यानी आम आदमी पार्टी के लिए। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में सिसोदिया जेल से रिहा हो गए हैं। सीबीआई और ईडी दोनों केस में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राहत मिली है। वीडियो देखिए। जेल से रिहा हुए तो मनीष सिसोदिया को कैसे कार्यकर्ताओं ने कंधे पर उठा लिया। मंत्री आतिशी, सांसद संजय सिंह भी मनीष सिसोदिया के साथ मौजूद थे। सुना दीजिए मनीष सिसोदिया को जब रिहा हुए तो क्या कह रहे थे, सुनाइए जरा। ऑर्डर आया है सुबह से, मेरा रोम रोम बाबा साहब के प्रति ऋणी हो रहा है। एक एक पल मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आज इतने दिनों बाद, इतने वर्षों बाद बाबा साहब के प्रति कर्ज को हम कैसे उतारेंगे। मनीष सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को सीबीआई ने शराब घोटाले से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया था। सब कुछ बता दे रहा हूं कब कब क्या हुआ था। गिरफ्तारी के 2 दिन बाद यानी 28 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया ने डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद 9 मार्च 2023 को ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। 26 फरवरी 2023 के बाद से ही मनीष सिसोदिया जेल में थे। मनीष सिसोदिया के बेल की खबर जैसे ही आप तक पहुंची, जश्न शुरू हो गया। भाई जश्न तो होगा ही। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले ही जेल में हैं। इससे पहले से डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में रहे। तो अब रिहाई की खबर से आपके नेताओं और समर्थकों को खुशी तो होगी ही। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को जैसे ही मनीष सिसोदिया के जमानत की खबर मिली, भावुक हो गई। वीडियो देखिए, रो रही हैं आतिशी। सोच रही होंगी चलिए कम से कम सरकार चलाने के लिए कोई तो बाहर आया। आतिशी द्वारका के नसीरपुर में एक स्कूल का उद्घाटन करने पहुंची थी, तभी ये खबर मिली और कार्यक्रम में ही भाषण देते हुए रो पड़ी। सुनिए भावुक आतिशी को, सुनाइए जरा। जिनको एक झूठे केस में, जिनको एक झूठे केस में 17 महीने तक
अब रोने का समय नहीं है, खुश हो जाइए। खैर, आपकी भावनाओं की इज्जत करता हूं, कद्र करता हूं, मैं समझ रहा हूं आप भावुक हैं, आपके साथी हैं। मनीष सिसोदिया के बेल की खबर जैसे ही उनके घर पहुंची, लोग एक दूसरे को बधाई देने लगे, मिठाइयां खिलाने लगे। देखिए, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया को पूरे परिवार के लोग मिलकर मिठाई खिला रहे हैं। ये 17 महीने बाद जेल से बाहर आने की खुशी मनाई जा रही है। मनीष सिसोदिया की पत्नी जेल जाने के बाद कई बार अस्पताल में भर्ती हुई, बीमार हो गई। मनीष सिसोदिया को एक बार पुलिस कस्टडी में पत्नी से मिलने के लिए अस्पताल भी ले जाया गया। ऐसे में ये फैसला उनकी पत्नी के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। कोर्ट के इस फैसले से आपके साथी विपक्ष भी खुश हैं। सुना दीजिए विपक्ष के लोग क्या कह रहे हैं। शिक्षा क्रांति के जनक की आज बेल हुई, आज सच्चाई की जीत हुई, शिक्षा की जीत हुई, दिल्ली के बच्चों की जीत हुई। माननीय सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया कि उन्होंने फाइनली आज हमें बेल मिल गई। सच की जीत है। ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा रचित जो एक तथाकथित शराब घोटाला, उसकी हार है। आज सत्य की जीत हुई है और हम सब लोग सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद कर रहे हैं, पूरी दिल्ली धन्यवाद कर रही है कि देर से सही एक सही फैसला मिला है। देखिए, ये बहुत बड़ी राहत है आम आदमी पार्टी के लिए भी। जो 17 महीने मनीष सिसोदिया की जिंदगी के बर्बाद हुए, उसका हिसाब क्या देश के प्रधानमंत्री देंगे? देश की सबसे बड़ी अदालत ने आज जो बातें कही हैं वो बहुत बड़ी मील का पत्थर साबित होंगी। मुझे बहुत खुशी है कि मनीष सिसोदिया जी को बेल मिली है और मैं अब आशा करती हूँ कि दिल्ली सरकार को वो लीड करेंगे और अच्छे से काम करेंगे। उम्मीद है कि सबको न्याय मिलेगा और खासकर आप पार्टी के जितने नेता जेल में हैं, अरविंद केजरीवाल, उन्हें भी न्याय मिलेगा। बहुत खुश हैं आम आदमी पार्टी के नेता, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, होना भी चाहिए, मिठाई खिला रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी का खुश होना तो बनता है, लेकिन बीजेपी कह रही है ज़्यादा खुश मत होइए भाई। जमानत मतलब ये नहीं कि आरोपी दोषी नहीं है। सुना दीजिए बीजेपी के नेताओं को क्या कह रहे हैं। बेल ग्रांट होने का मतलब ये नहीं है कि अक्यूज्ड गिल्टी नहीं है। और जो मनीष सिसोदिया बेल पे रिहा जरूर हुए हैं, लेकिन जांच अभी चल रही है। जेल गए तो छाती पीट कर करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भाजपा को वो किस तरह से खरी खोटी सुना रहे थे, और आज जब बेल मिला है तो वो अपना पीठ थपथपाएंगे। बेल मिलने का मतलब ये नहीं है कि अदालत ने उनको सभी मामलों से मुक्त कर दिया है। ये उनके लिए एक टेम्परेरी राहत है। यूं भी अदालतों के सभी फैसलों का हम स्वागत करते हैं। अभी उनको बेल मिला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई केस खत्म हो गया है या केस समाप्त हो गया है। जो लोग हमारे न्याय व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाते रहे हैं, उनके लिए ये सबक भी है और संदेश भी है। सिसोदिया को बेल मिला है तो अच्छी बात है, वो भी बाहर आ जाएगी, उन्होंने अपना काम करना है। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मनीष सिसोदिया की कई बार जमानत याचिका खारिज हुई और अब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। चलिए समझा देता हूं सब कुछ। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने 3 शर्तों पर बेल दी है। पहली शर्त है कि मनीष सिसोदिया ईडी और सीबीआई मामले में 10-10 लाख का बेल बॉन्ड भरें। दूसरी शर्त है कि सिसोदिया अपना पासपोर्ट जमा करें, सबूतों गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे। तीसरी शर्त है कि सिसोदिया को हर सोमवार और गुरुवार को नज़दीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना होगा। ये वो शर्त हैं जो मैं आपको विस्तार से बता रहा था। इस मामले पर वकील क्या कह रहे हैं वो भी सुना दीजिए। वकील क्या कह रहे हैं जरा सुनाइए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत ही हिस्टोरिक जजमेंट दिया है
और उस जजमेंट, हिस्टोरिक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर अभियुक्त अगर अंदर है बहुत समय से और उनका इनकार्सरेशन बहुत समय से हो गया है और उनका डिले है ट्रायल के अंदर और ट्रायल समय पे शुरू नहीं हो पा रहा है या कंक्लूड नहीं हो पा रहा है, तो इन ऑल सच केसेस अ पर्सन शुड बी रिलीज्ड ऑन बेल, उनको बेल मिलनी चाहिए। जिस शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया से लेकर अरविंद केजरीवाल के कविता तक जेल पहुंच गई, वो है क्या, ये भी समझ लीजिए विस्तार से। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली में नई शराब नीति लागू की गई। सब कुछ विस्तार से बता रहा हूं, देख लीजिए, ग्राफिक्स के जरिए सब कुछ आपको विस्तार से बता रहा हूं, आप समझ जाइए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के किसी भी चैनल में आपको ऐसी समझाइश विस्तार से दिखाई नहीं देगी। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई शराब नीति में घोटाले का आरोप लगाया। 22 जुलाई 2022 को दिल्ली के एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ईडी ने केस दर्ज कर लिया। सिसोदिया समेत 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इसमें मनीष सिसोदिया, 3 रिटायर्ड सरकारी अफसर, 9 बिजनेसमैन और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया गया। देख लीजिए, सब कुछ विस्तार से बता रहा हूं। 19 अगस्त 2022 को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर पहली बार छापेमारी की। 1 सितंबर 2022 को दिल्ली में पुरानी शराब नीति दोबारा लागू कर दी गई। ये वो मसला है जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल भी जेल में हैं और आम आदमी पार्टी के सभी नेता, मतलब जो प्रमुख नेता हैं, वो जेल के चक्कर काट कर लौटे हैं। इसलिए आपको सब कुछ विस्तार से बता रहा हूं। 16 अक्टूबर 2022 को सीबीआई ने पहली बार सिसोदिया से 9 घंटे पूछताछ की। 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। इसी शराब घोटाले मामले में 4 अक्टूबर 2023 को ईडी ने आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया था। ईडी ने इस साल तो बहुत बड़ी कार्रवाई की है शराब घोटाले में। 15 मार्च 2024 को तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता के घर हैदराबाद में छापेमारी की और गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद 9 बार ईडी ने अरविंद केजरीवाल को समन भेजा। पेश नहीं हुए तो 10वां समन लेकर घर पहुंच गई और 21 मार्च को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया। ये वो पूरी टाइमलाइन थी जो आपको दिखाना, बताना जरूरी थी। इतने विस्तार से बताना जरूरी है, बहुत जरूरी है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए कौन जुड़ रहे हैं, सीधे हम चलते हैं अमृत तिवारी के पास। छतरी लिए हो गुरु, बारिश हो रही है क्या? और बारिश अगर हो रही है तो बारिश और आपका हाल बाद में जानूंगा, लेकिन पहले आज जो ये आप मुस्कान है आपके चेहरे पर, ऐसी ही मुस्कान आम आदमी पार्टी के नेताओं के चेहरे में है। इसलिए इसी मुस्कान के साथ बता दीजिए क्या देखा, नेताओं से क्या बात हुई और कितनी राहत वाली खबर है आम आदमी पार्टी के लिए। अमृत। ज्ञानेंद्र जी, देखिए, मॉनसून दिल्ली पे मेहरबान है और जस्टिस भी, जो कि आम आदमी पार्टी का कहना है कि उन पे ऊपर आज मेहरबान हुई है। आज दिन भर जो है आम आदमी पार्टी के नेताओं से मेरी बातचीत होती रही है और उन्होंने बड़ी खुशी जाहिर की है। और साथ ही साथ जैसा कि राजनीतिक माहौल है तो उन्होंने सरकार के ऊपर भी हमले बोले। जब मनीष सिसोदिया को जमानत मिली तो उन्होंने कहा कि 17 महीने का जो है ये एक उनके ऊपर जो पहाड़ टूटा था उसमें एक न्याय मिला है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के भीतर बहुत ही ढोल नगाड़े बज रहे थे। तब सौरभ भारद्वाज और वहीं पे संजय सिंह पहुंचे और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। उसके बाद मीडिया से अलग अलग मुखातिब हुए थे। इस दौरान उन्होंने एक बात कही थी, वो बात कही थी कि देखिए, ये एक प्रेसिडेंस कायम हुआ है, एक परंपरा ऐसी कायम हुई है कि जब कोई अगर तानाशाही दिखाता है तो कहीं ना कहीं न्यायालय से उसे राहत जरूर मिलती है। उनका इशारा साफ तौर पर जो है मोदी सरकार के ऊपर था। और आपको बता दें कि हरियाणा में चुनाव होने हैं। ऐसे में विधानसभा के मोड़ पे डिप्टी सीएम जो कि थे मनीष सिसोदिया, उनका बाहर आना न सिर्फ दिल्ली सरकार बल्कि चुनावी मुहिम को भी धार देगा। अमृत भाई, एक ही सवाल का जवाब। चर्चा ये भी थी क्या कि अब मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया न बन जाएं? कहीं चर्चा हो रही थी ऐसी?
देखिए, इस तरह के सवाल पत्रकारों की तरफ से रखे गए कि सिसोदिया जब बाहर आएंगे जेल से तो उनको जिम्मेदारी क्या दी जाएगी। हालांकि आम आदमी पार्टी के जो शीर्षस्थ नेता थे, और वहां पे मैं भी मौजूद था जब सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह से सवाल जवाब हो रहा था, ऐसे ही व्यक्तिगत बातचीत चल रही थी, तब उन्होंने इस पे कहा कि देखिए अभी उनको बाहर तो आने दीजिए, बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी के जो लीडरान है बैठेंगे, उसके बाद फैसला किएंगे। हालांकि डायरेक्टली सुनिए अमृत भाई, आम आदमी पार्टी के जो लीडरान हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उनके चेहरे से भी हवाइयां उड़ गई हैं। और दुख कितना है, ये दुख के आंसू हैं या खुशी के आतिशी वाले, इसकी पड़ताल जरूर कीजिएगा। फिलहाल छतरी हटाइए, घर जाइए, मौज कीजिए। बहुत धन्यवाद अमृत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सीधे मुद्दे की बात तो यही है कि मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ गए हैं। आज की बड़ी खबर यही है, इसलिए आपको विस्तार से बताना जरूरी था। चलिए अगली खबर क्या है। अगली खबर, जया बच्चन आप मुझे मत सिखाइए। जगदीप धनखड़ साहब हैं, ये कह रहे हैं देखिए ऐसा है जया जी, आप मुझे मत सिखाइए, मेरे पास समझ है कि इससे क्या बात करनी चाहिए। और जया जी पता नहीं क्यों इस समय गरमाई हुई हैं, बहुत तेज गुस्से में हैं। गुस्से की वजह क्या है, क्यों इस तरह से बहस चल रही है संसद के अंदर, सब कुछ तो आप जानना ही चाहते होंगे। तो चलिए आपको विस्तार से बता देते हैं। खबर क्या है, जया बच्चन संसद में बहुत गुस्सा हो जा रही हैं, बहुत गुस्सा हो जा रही हैं भाई, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जा रही हैं। और गुस्सा क्यों आया है जानते हैं, आज फिर से संसद में सभापति ने उन्हें जया अमिताभ बच्चन कह दिया। ऐसा ही होता है, बताइए। अमिताभ बच्चन सदी के महानायक, जिसके पति हों वो बिगड़ जा रही हैं कि काहे जया बच्चन अमिताभ कह रहे हो। इस बार संसद जब से शुरू हुई है, जया बच्चन और उनके नाम पर हंगामे को लेकर खूब चर्चा हो रही है। सोचिए, अमिताभ बच्चन का नाम लेने पर तो नहीं भड़क जा रही है, समझना चाह रहे हैं आप। पहले भी जया बच्चन ने इस पर आपत्ति जताई थी और बहस हुई थी। आज फिर एक बार सभापति जगदीप धनखड़ और जया बच्चन के बीच संसद में जमकर बहस हुई है। पहले सुन लीजिए, फिर आपको विस्तार से बताते हैं। सुनाइए पहले बातचीत क्या हुई है। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर मुझे माफ करिएगा, मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, one second, honorable members. बैठिए, I know how to deal with it. बैठिए. Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, she's given to you. No, you don't have floor now. No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing. Nothing. गरमाए हुए थे। मामला इतना बढ़ गया कि विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया और सभापति से बहस को लेकर बीजेपी भी गरमा गई। जेपी नड्डा ने निंदा प्रस्ताव रख दिया और शिवराज सिंह चौहान भी भड़क गए। ये भी सुन लीजिए। आज की जो घटना है वो बहुत ही निंदनीय है और चिंताजनक है और प्रजातंत्र के मूल्यों का एक तरीके से हनन है। और मैं चाहूँगा कि यह सदन इस बारे में एक निंदा प्रस्ताव जरूर पारित करे और जिस तरीके से विपक्ष का व्यवहार रहा है वो बहुत ही असंसदीय, अमर्यादित और अनुशासनहीनता व्यवहार रहा है। माननीय सभापति महोदय, यह सदन केवल ईंट और गारों का भवन नहीं है, लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है।
माननीय सभापति महोदय, मैं 6 बार लोकसभा का और 6 बार विधानसभा का सदस्य रहा हूं। 12 बार मैं या तो विधानसभा में या लोकसभा में आया हूं, लेकिन अपने जीवन में मैंने प्रतिपक्ष का ऐसा अमर्यादित, अशोभनीय व्यवहार कभी नहीं देखा। अब आपको जया अमिताभ बच्चन पर क्यों बवाल हो रहा है, पूरा मामला विस्तार से बता देते हैं। ठीक 10 दिन पहले यानी 29 जुलाई को राज्यसभा में दिल्ली कोचिंग हादसे पर चर्चा चल रही थी। इसी सिलसिले में उपसभापति हरिवंश ने चर्चा में शामिल होने के लिए जया बच्चन का नाम श्रीमती जया अमिताभ बच्चन पुकार दिया। फिर क्या था, भड़क गई जया बच्चन। उस समय क्या हुआ था, यह भी सुनना चाहते हैं, सुनाओ भाई। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी, प्लीज। सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया तरीका निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं। क्योंकि यहाँ नाम दर्ज है। नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है अपने में। अरे गजब है भाई, अमिताभ बच्चन की पत्नी हैं आप, अमिताभ बच्चन का नाम अगर पुकारा जा रहा है तो आप काहे इतना गुस्सा हो रही हैं? मतलब ये मुझे लग रहा है बतौर आम आदमी। बाकी ठीक है, आपकी उपलब्धि है, आप संसद सदस्य हैं और आप सांसद हैं, तभी तो बोल रही हैं। खैर, अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन अमिताभ बच्चन का नाम लेने पर इतना बवाल नहीं होना चाहिए था। ये पहली बार था जब जया बच्चन अपने नाम को लेकर भड़की और ऑडियो वीडियो वायरल हो गया। इसके बाद 30 जुलाई को सभापति जगदीप धनखड़ ने जया बच्चन को जवाब दिया, वो भी सुन लीजिए। Honorable member certificate of election as also consequential notification in Gazette reflect her name श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। बात तो सही कह रहे हैं सभापति महोदय, जब हर कागजात में आपका नाम जया अमिताभ बच्चन लिखा है तो ये नाम संसद में बोला जा रहा है, तो क्या आपत्ति है? इसमें दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। देखिए भाई, कोई बात करते हैं तो सबूत के साथ। देखिए, राज्यसभा के पोर्टल पर जया बच्चन के प्रोफाइल में ही लिखा है जया अमिताभ बच्चन। तो ये नाम अगर उपसभापति ने बोल दिया तो काहे इतना गुस्सा करना, क्यों इतना दिक्कत पैदा करना? ये बहस 30 जुलाई के बाद खत्म नहीं हुई और बढ़ती ही गई। 2 अगस्त को जया बच्चन जब बोलने खड़ी हुई तो खुद कहा जया अमिताभ बच्चन, फिर पूरा संसद ठहाके से गूंज उठा। ये भी सुन लीजिए। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछ रही हूँ, ये ठहाके थे, लेकिन बहुत कुछ छिपा था, बहुत कुछ छिपा था इन ठहाकों में। 5 अगस्त को फिर से इस मुद्दे पर संसद में बहस हो गई। ये अनबन भी सुन लीजिए, बड़े बड़े नेता हैं, सुनाइए जरा। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। थैंक यू सर। सर, आपको अमिताभ का मतलब पता है ना? बदल दीजिए, बदला दूंगा। जो नाम इलेक्शन सर्टिफिकेट में आता है और जो यहाँ सबमिट किया जाता है उसके अंदर बदलाव की प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया का लाभ मैंने खुद उठाया था 1989 में। वो बदलाव की प्रक्रिया हमने हर सदस्य। नो सर, आई एम वेरी प्राउड। I am very proud of my name and my husband and his achievements. मैम, आपको एक बात बताता हूँ। It signifies आभा जो मिट नहीं सकती। I am very happy. खुश तो हैं पति के नाम पे, कह तो रही हैं, क्यों भड़कना जया बच्चन जी? जया बच्चन संसद में अपने गुस्से को लेकर अक्सर चर्चा में रहती हैं। 5 बार की सांसद जया बच्चन ने खुद संसद में भी इस बात को कहा था। सुन लीजिए संसद में जया बच्चन के अलग अलग टोन को, सुनाइए जरा, टोन पर ही बात हो रही है। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछ रही हूँ। श्रीमती जया बच्चन। सर, आपकी कुर्सी बहुत मजेदार है। Actor always reacts. Acting is not acting. It's reacting. It's reacting. अगर जब कोई सभ्यता की बात होती है तो असभ्य व्यवहार मत करिए। मैम, आपकी आवाज नहीं है, आपकी बुलंद आवाज है। देखिए, आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं।
कुछ हमारे साथी बोलते हैं, आप इतना गुस्सा क्यों हो जाते हैं? मेरा मौका है बोलने का। अब मेरा स्वभाव ऐसा है सर, मैं कैसे बदल दूं? जया बच्चन, ये आखिर में बोलने के नुकसान बहुत है। देखिए, सुनाना इसलिए जरूरी था क्योंकि आज जया बच्चन ने सभापति को यही कहकर टोका कि आपका लहजा ठीक नहीं था। फिर जो बहस हुई वो विस्तार से सुना दिया। जया बच्चन सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की पत्नी हैं। जैसे ही जया बच्चन का नाम आता है अक्सर लोगों के मुंह से यही निकलता है, कौन? अमिताभ बच्चन की पत्नी? फिर क्यों इतना गुस्सा करना? आपकी भी पहचान है जया जी, मानते हैं, लेकिन सभापति का भी सम्मान है। उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी। मेरा मानना है ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़े हल्के मूड में बातचीत करती तो ज्यादा ठीक रहता। देखिए, चलिए देखते हैं आगे क्या है। कौन सी खबर है आगे बता दीजिए भाई। आओ बहनों, राखी बांध लो। मोहन यादव बहनों से लगातार मिल रहे हैं और रक्षाबंधन को बहुत बड़ा पर्व बना दिया है। झोली भर दी है बहनों की। क्या है पूरी खबर, चलिए बता देता हूं। चलिए आपको पूरी खबर बता देता हूं। राखी आ रही है, बहन भाई को राखी भेज रही है या तैयारी कर रही है। आज मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास में आयोजित रानी दुर्गावती महिला सरपंच सम्मेलन और रक्षाबंधन कार्यक्रम में बहनों से राखी बंधवाई। और हाँ, महिलाओं के फिजूल खर्ची से सिर्फ पति ही नहीं, मुख्यमंत्री भी परेशान है। सुन लीजिए, आज खुद ही महिलाओं को मना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं मोहन यादव, सुनाइए जरा। फालतू खर्चों को कम करवाने का भी ये संकल्प लेंगे। रक्षाबंधन केवल पवित्र धागा बांधने का तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी नुक्ते घाटे में, तेरहवीं में अनावश्यक पैसा लगता है। इससे बचने की जरूरत है। अपने को, जिनको अपने घर से व्यक्ति गया है लेकिन जाने के बाद हमारे से गलती होती है, कई बार जमीन बेचकर भी तेरहवीं करते हैं, कर्जा करके तेरहवीं करते हैं। तो इससे बचना है, अनावश्यक पैसा नहीं लगाना। पैसा बचाए तो बहन बेटी को पढ़ाओ, बच्चे बच्ची को पढ़ाओ, आगे पढ़ाओ लिखाओ, आगे बढ़ाओ, उसमें पैसा लगाओ। ऐसे शादी में भी अनावश्यक पैसा खर्च नहीं करना है, इससे बचने की जरूरत है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे अपने बच्चे की शादी में भी केवल 100 व्यक्ति, उसमें लड़के वाले भी आ गए और लड़की वाले भी आ गए, दोनों ने मिलकर शादी की। क्योंकि बच्चे का विवाह करना अच्छी बात है, लेकिन फालतू खर्चा रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? ठीक कह रहे हैं। हम लोग के ऊपर, हम जैसे लोगों को पत्नी दबाव डालती है और कहती है कि जन्मदिन में खर्चा कर दीजिए पैसा। अरे भाई, बच्चा बड़ा होने दो, पहले समझे तो कि जन्मदिन का मतलब क्या है। कहते हैं पार्टी दे दो, इस होटल में दे दो। मुख्यमंत्री जी आपकी इस बात से 100% सहमत हो और आज आपका ये बयान अपनी पत्नी को भी सुनाऊंगा कि हर जगह पैसा खर्च करने की बात मत कहना, मुख्यमंत्री जी मना कर रहे हैं। आप लोगों को पैसा दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी, राखी पर 250 रुपए बढ़ाकर दिया है, गैस में पैसा बचा रहे हैं लाडली बहनों का, लेकिन परेशान हैं कि आप लोग इसको फालतू खर्च ना कर दें। बस इसीलिए अपने बेटे की शादी की कहानी भी सुना दिया कि बस 100 लोग आए थे शादी में, 100 लोग। इस मौके पर प्रदेश भर से आई महिलाओं को मुख्यमंत्री को 40 फीट लंबी राखी भी भेंट की। प्रदेश भर से जो महिलाएं थी, महिला सरपंचों ने इस मौके पर अपने सीएम के लिए मंगल गीत भी गाए। इस मौके पर 55 जिलों के अलग अलग गांवों से महिलाएं पहुंची। विस्तार न्यूज ने इन महिलाओं से खास बातचीत की है, ये भी सुनना आपको जरूरी है। सुनाइए जरा। भैया मेरे राखी का बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भूलाना। मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई, उन्होंने हम लोगों को सबको सम्मानित किया, उपहार दिए, गिफ्ट दिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि उनने बुलाया, हमारा किराया भी निकल आएगा। जितना अपने भैया अपने लिए तो बाद में करते, लेकिन उन्होंने अपने लिए, हमारे लिए बहुत पहले किया है। बस हम यही चाहते हैं कि वो इसी तरह से हमारी हेल्प करते रहे। हमको बहुत अच्छा लगा मिशन में जुड़ के, तो आज हम उसकी वजह से यहाँ पर आए। बहनें खुश हैं, कल और खुश हो जाएंगी। प्रदेश भर में 25,000 स्थानों पर एक साथ सिंगल क्लिक के माध्यम से लाडली बहना योजना के 1250 रुपए ट्रांसफर होंगे और इसी में 250 रुपए ज्यादा होंगे रक्षाबंधन के शगुन के रूप में। तो कल अच्छा दिन रहेगा, अच्छी खबर थी, इसलिए मैंने सोचा आपको विस्तार से बता दूं। देख लीजिए, राजनीति मत कीजिए, नाग देवता दुखी हो जाएंगे, इतना दुखी हो जाएंगे कि कहीं डस न लें। राजनीति मत कीजिए, सांप दुखी हो जाएंगे। दिग्विजय सिंह एक तरफ और राजेंद्र शुक्ला डिप्टी सीएम दूसरी तरफ। ऐसा क्यों कह रहा हूं, जानना चाहते हैं? पहले ये बीजी एक बार और ध्यान से देख लीजिए। दोनों के बीच में नाग पंचमी के दिन आज
क्यों बैठाया गया है सांप को, और नीचे क्यों लिखा गया है सांप दुखी हो जाएंगे। आज के दिन पूरी खबर विस्तार से बता देते हैं। चलिए, आपको विस्तार से खबर बताना जरूरी है। देश भर में नाग पंचमी मनाई जा रही है, देश भर में नाग पंचमी पर पूजा हो रही है, और मध्य प्रदेश में राजनीति हो रही है। खूब राजनीति हो रही है भाई, खूब राजनीति हो रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह नाग पंचमी के दिन अलग ही रंग में दिखे। ग्वालियर पहुंचे दिग्विजय सिंह ने लोगों से आस्तीन के सांप से बचकर रहने की नसीहत दी। कांग्रेस में लोकसभा चुनाव के दौरान भारी टूट हुई थी, आपको पता ही होगा। जब नाग पंचमी को लेकर सवाल पूछा गया तो बागी नेताओं को आस्तीन का सांप कह दिया, आस्तीन का सांप कह दिया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने तो बीजेपी नेताओं की तुलना ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले सबसे जहरीले सांप से कर दी। सुन लीजिए दोनों नेताओं को, फिर आगे बढ़ते हैं। सुनाइए जरा। उसको जरूर दूध पिलाइए, लेकिन कांग्रेस के आस्तीन के सांपों से सचेत रहिए। उनको दूध मत पिलाना। जो कांग्रेस को धोखा देकर आस्तीन का सांप बने हुए थे, उसको दूध मत पिलाना। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ऑस्ट्रेलिया में विश्व के सबसे जहरीले सांप पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा जहरीले सांप के रूप में दिख रही है मुझे। और यहाँ जिस प्रकार से आदिवासियों को डसने का काम करे, आदिवासियों का अपमान कर रही है। लाखों की संख्या में कांग्रेसी छोड़ दिए हैं कांग्रेस को, बीजेपी में चले गए, तो दर्द छलक गया दिग्विजय सिंह का। कांग्रेस की सांप वाली राजनीति पर विस्तार न्यूज ने डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला से भी बात की है। डिप्टी सीएम ने क्या पलटवार किया है वो भी सुन लीजिए। राजेंद्र शुक्ला क्या कह रहे हैं, सुनाइए जरा। दिग्विजय सिंह जी लगातार कांग्रेस को समाप्त करने के लिए लगे हुए हैं, ऐसा मुझे लगता है। दिग्विजय सिंह जी लगातार कांग्रेस को समाप्त करने के लिए लगे हुए हैं, ऐसा मुझे लगता है। त्योहार है, त्योहार को त्योहार ही रहने देना चाहिए। नेता राजनीति का मुद्दा बना दे रहे हैं। चलिए, सांप वाली राजनीति थी इसलिए मुझे लगा कि आज नाग पंचमी के दिन सब कोई सांप सांप क्यों कह रहे हैं, आस्तीन का सांप, जहरीला सांप, इसलिए मुझे लगा बड़े बड़े नेता जब सांप का जिक्र कर रहे हैं तो मुझे भी सांप दिखा देना चाहिए। अगली खबर क्या है भाई, अगली खबर क्या है, सांप काटने पर मिट्टी खिलाकर झाड़ फूंक। राजनीति हो रही है सांप के नाम पर, धंधा हो रहा है सांप के नाम पर, अब अंधविश्वास सांप के नाम पर, और दिन कौन सा है, नाग पंचमी। विस्तार न्यूज है, आज सांपों को समर्पित है हमारा ये बुलेटिन। आपको दिखाएंगे कि कैसे सांप काटने पर मिट्टी खिलाकर झाड़ फूंक करने का दावा किया जा रहा है। चलिए, पूरी खबर क्या है आपको पूरी खबर समझा देता हूं। आज देश भर में नाग पंचमी मनाया जा रहा है। लोग सांपों की पूजा कर रहे हैं। कई जगह तो आज सांपों को दूध भी पिलाया जाता है, नाग देवता की पूजा की जाती है। लेकिन आज मैं आपको सांपों से जुड़ी दो अनोखी कहानी बताऊंगा। ये कहानी छत्तीसगढ़ के शक्ति जिला और दंतेवाड़ा से आई है। शक्ति जिले की मान्यता हैरान करने वाली है, क्योंकि यहाँ एक ऐसा गांव है जहां मान्यता है कि सांप का जहर मिट्टी खाने से उतर जाता है। दूसरी मान्यता दंतेवाड़ा से है, जहां निसंतान लोग बच्चे के लिए पूजा करने आते हैं। मान्यताओं का असर इतना है कि दूर दूर लोग आज पूजा करने आते हैं। दोनों जगह हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी है, हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी है। सबसे पहले शक्ति के चमत्कारिक गांव की कहानी विस्तार से आपको बताता हूं। कैथा गांव में आज बरतिया बाबा की पूजा के लिए खूब भीड़ उमड़ी है, बहुत लोग आए हैं। लोग नारियल लेकर बाबा की पूजा कर रहे हैं। इतनी भीड़ क्यों है यहाँ जानते हैं? क्योंकि मान्यता है कि गांव में एक चुटकी मिट्टी खा लेने से सांप का जहर उतर जाता है। बड़ी चमत्कारिक मिट्टी है भाई, गजब मिट्टी। मतलब हमारे यहाँ ये कहा अगर ये देख लें तो कहें बताओ मिट्टी खिला रहे हैं, मिट्टी खिलाकर कह रहे हैं। ऐसे अंधविश्वास के चक्कर मत पड़िए। सुनिए पहले गांव वाले क्या कह रहे हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सुनाइए। और जो व्यक्ति सांप का काटा हुआ रहता है और बिच्छू का काटा हुआ रहता है, वो बिरतिया बाबा के दर्शन मात्र से उनका जितना भी दुख रहता है वो दर्द हो जाता है। हमारे यहाँ सांप बिच्छू काटे रहते हैं और बिरतिया बाबा का महत्व है। बहुत बहुत दूर से आदमी आते हैं, बीरा, चांपा, कोरबा। लोग ऐसा मानते हैं कि अगर सांप काट ले तो बस गांव के अंदर आ जाइए, आपकी जान बच जाएगी। इसी मान्यता के चलते इस गांव में खूब भीड़ होती है। इलाज के लिए लोग आते हैं, बरतिया बाबा की पूजा करते हैं और एक चुटकी मिट्टी खा लेते हैं।
इतने में सांप का जहर उतर जाता है। जहर उतारने के लिए पुजारी एक प्रक्रिया करता है, ये भी आपको बता देता हूँ। आसपास के इलाके में जब किसी को सांप काटता है तो पीड़ित को मंदिर में लिटाकर मिट्टी खिलाया जाता है और पूरे शरीर में मिट्टी लगाया जाता है, फिर जहर उतर जाता है। पुजारी दावा कर रहे हैं अब तक 2000 से ज्यादा लोग ठीक हो गए हैं। पुजारी को भी सुन लीजिए। अरे यहाँ अभी इस साल तो मैं कहा तो 700 750 हो चुका है, लेकिन 2000 3000 4000 तक हर साल आते हैं। मिट्टी चुटकी भर मिट्टी पिलाते हैं, पिलाने के बाद में बृहस्पति महाराज की जय, बृहस्पति महाराज की जय, बृहस्पति महाराज की जय जयकारा तो बहुत बुलाते हैं, तो स्वयं को उठकर बैठ जाते हैं। विस्तार न्यूज इस बात की पुष्टि नहीं करता है भाई कि माटी खा लो, मिट्टी खा लो ठीक हो जाओगे, हम पुष्टि नहीं करते हैं। कैथा गांव की मिट्टी खाने से जहर उतर जाता है, हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन ऐसी मान्यता है भाई, तो सोचा विस्तार से दिखा दूं। शक्ति के बाद अब आपको दंतेवाड़ा की कहानी बताता हूं। दंतेवाड़ा में गजब मान्यता है, गजब मान्यता है भाई साहब, ये भी देख लीजिए। अगर किसी का बच्चा नहीं हो रहा है तो यहाँ नाग मंदिर में पूजा करने से बच्चा हो जाता है। ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है? इसके अलावा यहाँ लोग खुजली, घरेलू कलह, पीरियड से जुड़ी समस्या को लेकर मन्नत मांगते हैं। पुजारी क्या कह रहे हैं पहले सुन लीजिए, उसके बाद आगे की खबर बताऊंगा। सुनाइए जरा। यहाँ पर पहले से, बहुत पूर्व से, जब यहाँ मंदिर नहीं था तब से जो है खुजली लोगों को होता था। खुजली वाले आकर के यहाँ मन्नत मांगते थे, पुजारी आकर के मना देता था, तो उससे खुजलियाँ ठीक होती। और आज भी यहाँ पर जिन महिलाओं के पीरियड्स में गड़बड़ियाँ होती हैं, जो बहुत देर तक आते रहते हैं या ज़्यादा दिन तक आते रहते हैं, जिसके नहीं आते हैं उनको जड़ी बूटी दिया जाता है और साथ में यहाँ मन्नत मांगते हैं और पूजा करवाते हैं। पूजा करने के बाद ठीक हो जाता है। वैसे मंदिर तो बहुत पुराना है, 800 साल पुराना है। जब बस्तर में छिंदक नागवंशी राजाओं का शासन हुआ करता था, तब राजाओं ने बारसूर में नागफनी मंदिर बनवाया और नाग देवता की अद्भुत मूर्तियां बनवाई। इसमें जोड़ा यानी शेष नाग की मूर्ति है। फिर कह रहा हूँ, विस्तार न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता है कि ऐसा होता है, लेकिन अगर बहुत से लोग वहाँ जा रहे हैं तो आपको सावधान करना, आपको दिखाना, इस खबर से आपका परिचय कराना जरूरी है। लेकिन जिसमें हजारों लाखों लोगों की मान्यता है तो वो खबर दिखानी चाहिए। सीधे मुद्दे की बात तो यही है कि इलाज डॉक्टर ही करेंगे, दवाई लीजिएगा। साइंस बहुत आगे बढ़ गया है, हर मर्ज की दवा है डॉक्टरों के पास। अगली खबर क्या है दिखा दीजिए भाई। आपकी उम्र बढ़ने वाली है, कैसे? पूरी खबर जानना चाहते हैं? चलिए आपको खबर बता देता हूं, समय बहुत कम है। लंबी उम्र के लिए बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं, लेकिन उम्र कितनी बढ़ती है, आप कितने साल तक जिंदा रह सकते हैं, इसका कोई ठीक अनुमान नहीं लगा सकता। लेकिन अमेरिका वाले वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च किया। ये रवि मीरी ना कहीं अमेरिका ना चले जाएं एक आध दिन। ये अमेरिका का रिसर्च इतना लेकर आ रहे हैं इस समय। कभी कहते हैं पानी कम पियो, पानी ज्यादा नहीं पीना है, कभी कहते हैं कि नहीं भाई मौत का कैप्सूल बन गया है। अब आज क्या बता रहे हैं कि आपकी उम्र बढ़ने वाली है, लेकिन रिसर्च है, पढ़ते लिखते हैं, खूब ढूंढते हैं, उसके बाद बता रहे हैं। आज बता रहे हैं 2050 तक इंसानों की वैश्विक उम्र 5 साल बढ़ जाएगी। रिसर्च किसने किया है? वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने किया है। रिसर्च टीम ने दुनिया भर में लोगों के लिए मौत की उम्र का औसत निकाला है। इसके अनुसार एक अनुमान लगाया गया है कि एक इंसान 73 साल के करीब जिंदा रहता है, लेकिन कुछ लोग 100 पार कर जाते हैं, पर औसत 73 के पास ही है। मतलब 70 तक जिंदगी की रेलगाड़ी चलने वाली है। लेकिन महिला पुरुष में सबसे ज्यादा कौन ज्यादा जिंदा रह सकता है, यह भी समझा देता हूं। चलिए, वर्तमान में पुरुषों का औसतन जीवन 71 साल है। 2050 में बढ़कर 76 साल हो सकता है, यानी लगभग 5 साल बढ़ जाएगा। इसी तरह महिलाओं की उम्र वर्तमान में 76 साल है, जो बढ़कर 80 साल हो सकती है। समय बीतने के साथ अब इंसानों की उम्र लंबी होते जा रही है। अच्छा है, जिंदा रहना जरूरी है। 26 साल बाद इंसानों का औसत उम्र बढ़कर 77 साल हो सकता है। 77 साल। ऐसा नहीं है कि ये रिसर्च सभी देशों के लिए एक जैसा है। जो देश आर्थिक रूप से मजबूत हैं, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, खाना पीना अच्छा है, वहाँ के लोग लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं। रिसर्च में ये भी कहा गया है कि लोगों को मोटापा और हाई बीपी से प्रभावित होकर जीवन बिताना पड़ सकता है। मोटापा देख लीजिए, मोटापा कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। इंसानों की लाइफ टाइम तो आपको बता दिया। अब आप दुनिया में सबसे ज्यादा समय तक कौन सा जीव जिंदा रहता है ये भी जान लीजिए। समुद्री जीव इस दुनिया में सबसे ज्यादा समय तक जिंदा रह सकता है, सबसे ज्यादा समय। सबसे ज्यादा लाइफ टाइम किसका है ये भी जान लीजिए।
कछुए की औसत उम्र 200 से 250 साल है, ऊपर से कवर रहता है, कुछ लफड़ा ही नहीं है। 2006 में अद्वैत नाम का एक कछुआ था जिसकी 225 साल की उम्र में मौत हुई है। ग्रीनलैंड शार्क का लाइफ टाइम 272 साल तक हो सकता है। इससे भी ज्यादा उम्र तक जीने वाले जीव हैं। इसमें ब्लैक कोरल, इसकी उम्र 4000 साल है। ये जीव पेड़ पौधे की तरह ही दिखते हैं। इसके बाद टॉप पर ग्लास स्पंज है, इसकी उम्र 10,000 साल से भी ज्यादा है। इससे ज्यादा समय तक जिंदा रहने वाले जीव के बारे में तो आपको बता दिया, लेकिन सबसे कम उम्र किसकी है ये भी बता देता हूं। किसकी है? इसका नाम है मच्छर, जो आजकल बहुत काट रहे हैं। मच्छरों की उम्र 24 घंटे होती है। समझ गए आप? हमारी टीम रोज आप लोगों के लिए रिसर्च लेकर आती है। रिसर्च ऐसी जो आपके लिए जरूरी है, जो आपकी जिंदगी से जुड़ी है, और ऐसे ही हंसाती गुदगुदाती रिसर्च आप लेते लाइएगा। रवि मेरी इसको देखकर और पढ़कर जब मुझे इतना आनंद आ रहा है तो दर्शकों को कितना आ रहा होगा। चलिए एक खबर और जल्दी बता देता हूं, बहुत जल्दी बता देता हूं। जान लीजिए कहां से आए आदिवासी। आज विश्व आदिवासी दिवस है। आज के दिन देश भर में आदिवासियों के हित में बड़ी बड़ी बातें की जाती है। सियासी दलों में इस बात का कंपटीशन होता है कि मेरे आदिवासी तेरे आदिवासी। चलिए इसी बहाने सही आदिवासी और जनजाति समाज की बात तो होती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लेकर देश भर में आज कई बड़े आयोजन हुए, बड़े बड़े भाषण हुए। लेकिन जैसा कि आपको पता है, हम खबर को विस्तार से बताते हैं, तो आदिवासी दिवस से जुड़े तथ्य भी आप विस्तार से जान लीजिए। यह संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित दिवस है। ऐसी चर्चा भी है जिसे वह इंडिजीनस डे के रूप में मनाते हैं। अब आप कहेंगे इंडिजीनस डे और आदिवासी दिवस का क्या संबंध है? समाज और मानव शास्त्र के जानकारों का कहना है यूरोप और अमेरिका में समाज में बाहरी और वहां के मूल लोग या कहें इंडिजीनस लोगों के बीच में काफी संघर्ष हुआ। उपनिवेशवादी ताकतों ने वहां के इंडिजीनस लोगों का शोषण किया, जिससे उनके अधिकारों की याद में वर्ल्ड इंडिजिनस डे मनाया जाने लगा। लेकिन आपको यह भी विस्तार से जानना चाहिए कि भारत में जनजाति समाज रामायण काल से ही अग्रणी समाज है रामायण काल से। हमारे यहाँ जनजाति समाज ने स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे अहम भूमिका निभाई है। जनजाति समाज और अन्य समाज में भारत में कोई अंतर नहीं है। हमारा पूरा समाज एक है। हमारे यहाँ बिरसा मुंडा जैसे महान योद्धा संत हुए हैं, जिन पर पूरे देश को गर्व है। भगवान बिरसा की जयंती को यहाँ जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आजकल तो राजनीति आप जान रहे हैं, आदिवासी के हम तैसी, आदिवासी का हमारे क्या आदिवासी, हमारे सब भाई हैं। इसलिए आज वर्ल्ड इंडिजीनस डे यूरोप में वहां के इंडिजीनस लोगों के साथ हुए शोषण की भी याद दिलाता है। विश्व आदिवासी दिवस हमें अमेरिका से लेकर यूरोप के दोहरे चरित्र से आगाह कराता है कि कैसे उन्होंने आदिवासियों का शोषण किया है। टाइम बहुत ओवर हो गया है और बिल्कुल समय नहीं है, केवल इतना ही कहना है। नमस्कार।